जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और खुश होंगे, क्योंकि जिस भर्ती का आप सभी लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वो भर्ती आ गई है। उत्तराखंड दरोगा की पोस्ट आ गई है। देखिए, बहुत सारी बातें, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी बातें आप लोगों ने देख ली होगी यूकेएसआई के बारे में कि कितनी पोस्टें हैं, किस तरीके का, कब तक आवेदन आपको कर सकते हैं, किस तरह क्या-क्या आपके जो शारीरिक मापदंड है वो आपका माँगा हुआ है, और क्या-क्या आप लोगों का सिलेबस है, ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन जो मैं यहाँ पर स्पेशल बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो ये यूकेएसआई की तैयारी की जो यात्रा है, ये आप लोगों ने किस तरीके से तय करनी है। जितना मेरा अनुभव है, वो मैं आप लोगों के बीच साझा करूँगा तैयारी का, और आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी हर सब्जेक्ट के अंदर, और जो पिछले 3-4 सालों में आयोग का रुख रहा है, किस प्रकार से वो प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, और क्या उसकी भविष्य में संभावनाएँ हैं प्रश्नों को पूछने की, और कौन सी किताब जो है वो उपयुक्त रहेगी इस पूरी यात्रा में, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो आप लोग जो भी बातें आप लोगों को बताई जाएगी, उनको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उनको फॉलो करने का आप लोग काम करेंगे। तो सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पेपर जो है आपका, जो एसआई है, ठीक है, टोटल 197 पोस्ट है एसआई पे, एसआई के लिए, और बाकी की जो 25 पोस्टें हैं वो आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा वो केवल करूँगा आपका जो 197 पोस्ट है यूकेएसआई के, उनके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखिए, पहले आपका फिजिकली होना है जिस तरीके से आयोग ने निर्देश दिए हैं। तो उसके बाद जो जो व्यक्ति, जो जो छात्र, जो जो अभ्यर्थी आपका फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो इन दो परीक्षाएं होनी है, ठीक है, और दोनों के मार्क्स आपके इनके जुड़ने हैं। सबसे पहले आप लोग ये कंफर्म करिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो सामान्य हिंदी है और जो आपकी हाई स्कूल स्तर की पूछी जानी है 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर है इसका, और आपके पास इसके लिए 2 घंटे हैं। 100 अंक का है और 100 प्रश्न आपके इसमें होंगे। उसके अलावा रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, 50 प्रश्नों की संख्या है, और इसमें आपका 50 ही इसमें नंबर रखे गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है बात कि जो पूरा 150 नंबर का जो वेटेज है वो पूरा का पूरा हिंदी और रीजनिंग का है। बात करें हम जीएस की, तो जीएस के आपके 75 प्रश्न पूछे जाने हैं, और वहीं बात करते हैं गणित की, जो हाई स्कूल स्तर की आपसे पूछी जानी है, 75 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो 75 75 150 अंक ये हो गए, 150 अंक आपके हिंदी और रीजनिंग हो गई। तो टोटल जो है आपका ये पेपर, अगर हम मान के चले, तो 5 घंटे का होना है। 2 घंटे का प्रथम प्रश्न पत्र, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे का। तो पूरा भरपूर समय है आप सभी के पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसको हम यहाँ पर देखेंगे और डिस्कशन करेंगे, और कौन सी बुक जो है वो आपके लिए उपयुक्त होगी वो भी मैं यहाँ पर बताने का काम करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, जो छात्र लंबे समय से यूकेएसएससी, यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम दे रहे थे, और जहाँ पर भी हिंदी पूछी जा रही है थी, तो वो 20 नंबर की पूछी जा रही थी। तो अगर हम घुमा फिरा के बात करें कि जहां अभी तक आपका 20 प्रश्न, ठीक है, 20 प्रश्न आपके 20 टॉपिकों से पूछे जा रहे थे, वहीं अब जो होगा वो आपके 20 गुणा 5 यानी कि टोटल 100 प्रश्न, ठीक है, 100 प्रश्न पूछ लेगा आयोग, ठीक है। और क्या करेगा, हर टॉपिक से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछने का यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार आप सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या। तो हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि है, ये पहले भी था। लिपि एवं वर्णमाला के बारे में पूछेगा, और उसके अंतर्गत देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन, स्वर भेद, व्यंजन भेद, ये आपका पूछने वाला है। उसके अलावा वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछेगा, ठीक है। शब्द भंडार,
उसके अलावा शब्द संरचना से प्रश्न पूछेंगे, ठीक पूछे जाएंगे। जो टॉपिक है इसको पूरा आपसे शब्द भंडार को खोल के रख दिया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज पूछा जाएगा, आगत पूछा जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द, ठीक है। और समानार्थी शब्द में सूक्ष्म भेद आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं अगर आपसे कि आपको पूछ बोलूं कि शब्द भंडार में सबसे बेस्ट कंटेंट कौन सा है, तो सब देखो, मैं किसी भी बुक का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं या किसी भी टीचर का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जितना मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है, ठीक है, कि हिंदी के लिए जो शब्द भंडार वाला जो पोर्शन है, उसके लिए सबसे उपयुक्त जो कंटेंट है वो निधि एकेडमी, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं निधि एकेडमी। तो इनका आप शब्द भंडार जो वाला पोर्शन है, जो शब्द भंडार की इनकी बुक है, वो आप मंगा लीजिए, ठीक है। और मैं इतना कह सकता हूं कि 90% तक 95% तक चीजें आपको हूबहू उन्हीं शब्द भंडार से आपके पेपर में देखने को मिलेगी। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, निधि एकेडमी कोई मेरी अपनी एकेडमी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी 4-5 एग्जाम हुए हैं, तो उन एग्जामों में मैंने देखा है कि हूबहू वही पर्यायवाची, वही विलोम जो निधि मैम ने तैयार किए हुए थे, वो पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सत्य बात बताऊंगा, जो जो चीजें हैं, मेरा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज को, किसी भी अनुभव को यहाँ पर झूठा या फिर इस तरीके से या आपको तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम करूंगा। जो सत्य है वो मैं आपके बीच रखूंगा, ठीक है। या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की मैं यहाँ पर कोशिश नहीं करूंगा, जो है वो है। उसके अलावा शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, पद, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। संधि वाला पोर्शन हो गया, पद विन्यास, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। जनसंचार, कंप्यूटिंग, तो ये सारे टॉपिक हैं। उसके अलावा जनसंचार के विविध माध्यम, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, हिंदी साहित्य, ठीक है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है, इसे आप बेहतर रहेगा कि आप एनसीईआरटी जो आपकी 10th और 12th की है उनसे देखिए। और अगर आप वैसा भी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों ने बीएस नेगी की हिंदी वाली जो बुक है, उसमें 4 या 5 पेज का कंटेंट है, जिनमें उन्होंने सभी राइटरों के बारे में बताया है। आप उन 4-5 पेज को अगर अच्छे से तैयार करते हो, तो आपका ये हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है, ये अच्छे से तैयार होता है। अब आपका देखिए, मैंने आपको 2 सोर्स बता दिए हिंदी के, एक निधि एकेडमी का, ठीक है, वो शब्द भंडार के लिए बताया। दूसरा मैंने आपको बीएस नेगी वाला सोर्स बताया, जो आपका काव्य रचना वाला है। तीसरा जो सोर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो है आपका राजपाल सिंह की, ठीक है। राजपाल सिंह की जो बुक है, उसका आप सहारा लीजिए व्याकरण वाले पोर्शन के लिए। देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ बोल दे भाई, ठीक है। आप तमाम यूट्यूब चैनल देखिए, आप कोई भी कुछ बोल दे कि चलिए लूसेंट काफी है या कोई और बुक काफी है, एक बुक से आप पढ़ लीजिए, आप ऐसा मत करिए, आप वैसा मत करिए, ये बुक सफिशिएंट है। लेकिन भैया देखो, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग ले खेत, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो धरातल पे रिलाई नहीं करती। मैं वो बातें करूंगा जो एक्चुअल में फैक्ट की है और जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, ठीक है। तो बीएस नेगी मैंने बता दिया है, बीएस नेगी से आप कि जरूरी नहीं है कि बुक लेनी है आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 पेज के लिए आप पूरी की पूरी बुक खरीद लीजिए। 4 पेज नहीं खरीद सकते, अपने दोस्त की किसी के पास होगी पुरानी किताब होगी, उसकी आप 4 पेज की आप फोटो खींच सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब निधि एकेडमी की जो है वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, या फिर बुक ही मंगा सकते हैं उसकी, ठीक है। राजपाल सिंह की तो आपको बुक मंगानी पड़ेगी, ठीक है, अगर अच्छे से उसको देखना है, व्याकरण पढ़ना है। तो 1-2 बुक, कुछ जहां आपको कम कंटेंट लगता है, वहां आप फोटो स्टेट से काम चला सकते हैं या कुछ इस तरीके से। लेकिन जहां पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट ढूंढना, वहां पर आपको तैयारी के लिए किताब तो खरीदनी पड़ेगी, या आपके पास पहले से होगी, ठीक है। तो ये आपका सफिशिएंट कंटेंट मानता हूं मैं, जो आपका हिंदी के लिए है, ठीक है। बाकी वही सिलेबस है सेम, जो आप 3-4 सालों से पढ़ते आ रहे हो, या जो फ्रेशर हैं जो अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई हेर फेर नहीं है, ठीक है। बस इतना सा जरूर है कि अलंकार को हटा दिया गया है, ठीक है, अलंकार को यहाँ से हटा दिया गया है।
चलिए अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भैया देखिए, रीजनिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों को सेम सिलेबस है, ठीक है, जो आप लोग देखते आए हैं। इसको मैं यहाँ पर नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है, फिर भी बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या टॉपिक है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब है, श्रृंखला है, सादृश्यता है, वर्गीकरण है, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण है, आकृतियों की गिनती है, सन्निहित आकृतियां हैं, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह, समरूप आकृतियों का समूहीकरण है। उसके अलावा वर्णमाला परीक्षण, कूटवाचन, ठीक है, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, कर्म व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण और अंक एवं समय क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध हो गया, ठीक है, गणितीय चिन्हों का कृत्रिम रूप, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं हो गए, बैठक परीक्षण हो गया, आंकड़ों की पर्याप्तता हो गई, ठीक है, इनपुट आउटपुट, पासवर्ड, संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर हो गया, कथन निष्कर्ष निर्णायन हो गया, न्याय निगमन हो गया, पहली परीक्षण हो गया, समस्या समाधान हो गया, ठीक है, सामाजिक बुद्धि हो गया। अब देखिए धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेख, डायग्राम, शब्द निर्माण, लिपि किया, ठीक है। तो ये सारा है। तो ये आपको अरिहंत की जो आर के झा की किताब है रीजनिंग की, तो वो इसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। एक बुक आप लोग सोर्स रखना जरूरी होता है, तो आर के झा, ठीक है, आर के झा की जो पुस्तक है वो कंप्लीट है इसके लिए, ठीक है, उसका आप प्रयोग करिए। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो देखिए रीजनिंग में क्या होगा, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। अब दो टाइप के स्टूडेंट, एक तो वो होगा जिसको थोड़ा वीक है, बिगनर है, ठीक है, और एक वो स्टूडेंट है जिसकी रीजनिंग पे अच्छी कमांड है। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या, जो जिसकी, अब गलती कहाँ पर करता है छात्र, जो बिगनर होता है, ठीक है, वो तो बेचारा सीखता है ना, बोलता है कि वो कछुए की चाल में चलता जाएगा, रेस भी जीत सकता है, ठीक है। बिगनर को उतनी दिक्कत नहीं आती है जितनी जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ होता है, जिसको आता है, ठीक है, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर से सवालों को गलत कर लेता है। ये आप देखिए, मान के चलिए 50 नंबर का सवाल प्रश्न है, ये 50 नंबर की बात है, ठीक है, और 50 नंबर में जिसकी अच्छी है रीजनिंग, ठीक है, तो उसको तो कम से कम 48 प्लस या 50 में से 50 रखने का, ये एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे लाना है। ये चीजें तब वो होगी, पॉसिबल होगी जब आप लोग क्या करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। जिसको अच्छी रीजनिंग आती है वो कम से कम फिर भी आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा रोज अपना रीजनिंग को दीजिए, ठीक है, रोज अपना रीजनिंग को दीजिए। और जो बिगनर है उनको मैंने बता दिया कि वो आर के झा की पुस्तक का सहारा लीजिए, और प्लस यूट्यूब चैनल, ठीक है, बहुत सारे तमाम, देखो आप नहीं ले सकते हैं पेड कोर्स किसी का, तो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहां पर जैसे कई सर हैं, जैसे उत्कर्ष वालों ने भी काफी अच्छा पढ़ाया है, जैसे क्या अक्षय सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाई है। जब मैंने शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट किया था रीजनिंग को, तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था, ठीक है, तो काफी अच्छे से उन्होंने बताया है रीजनिंग को। तो आप जो बिगनर है वो आर के झा और यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अब जो लेकिन जो अच्छे खासे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है रीजनिंग की, अब वो क्या करें, वो ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठ गए और रीजनिंग खोल ही न रही और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम रीजनिंग कर लेंगे, सीधा पेपर में देखेंगे या 2-4 दिन पहले देखेंगे। तो इस तरीके का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि वो ले डूबेगा, ठीक है। तो ले डूबेगा, तो उसके लिए आप जितने भी यूकेपीएससी ने, ठीक है, आप जितने भी यूकेपीएससी ने अभी तक एग्जाम कराए हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम कराए हैं आप 10 सालों के, उनको टटोलिए और उन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, उनके इर्द गिर्द के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। होता क्या है, जिस बच्चे को ये लगता है कि मुझे रीजनिंग आ जाती है, उसको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, आता है उसको, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उसको नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका जो रेशियो रहता है, तो वो क्या हो जाता है कि 10 में से 8 सही करता है, जो 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिट जो उसको रैंक को आगे ले जा सकते हैं उनको गलत कर ले। यानी कि अगर आप 10 में से 8 सही कर रहे हो, तो आप फिर भी कितना, 2 2 2 2 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्यों, 10 में से 10 पंजे 50, ठीक है, तो आप कितने 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो वहां पे 50 नंबर के पेपर में, 10 क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आप कितना 50 में से यहाँ पर गिर जाओगे 40 नंबर पे, ठीक है, 40 नंबर पे गिर जाओगे। तो ये चीज क्या, जहां आपके 50 में से 50 आ सकते थे क्योंकि आप अच्छे हो रीजनिंग में, वहां आपने क्या चूक कर ली है, आपने 10 नंबर वहां पे अपने कम कर लिए हैं, ठीक है। और आप सोचिए
कि जो आपके हाथ में था, जहां पर आप निशाना बिल्कुल सटीक लगा सकते थे, वहीं पर ही आप पीछे हो गए। ठीक है, तो ये 10 नंबर आपको 10,000 लोगों से पीछे करने का काम करेंगे। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो रीजनिंग आपको, जिन बच्चों को अच्छी आती है वो उसे और अच्छा करे और 100/100% उसमें अपना रखिए रिजल्ट। अब देखिए, ये तो पूरे 150 नंबर की बात हुई, ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बुक लिस्ट भी बता दी है। अब देखिए हिंदी के लिए, हिंदी में देखिए जो अब हिंदी में क्या कंडीशन है, हिंदी का भी मैं बता देता हूं। अब हिंदी में जो बच्चे, जिन बच्चे, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आगे निकलने वाली बात है, क्योंकि हिंदी जिस बच्चे की, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपका मैथ बैकग्राउंड से आए होंगे, ठीक है, और हो सकता है कि उनकी हिंदी उतनी स्ट्रांग ना हो, ठीक है। अब लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट बैकग्राउंड्स के होंगे और उनकी हिंदी स्पेशलिस्ट होगी। तो जो ऐसे बच्चे हैं तो उनको हर हाल में, ठीक है, 90+, ठीक है, 90+ अपना टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है। और 90+ टारगेट तब होगा जब आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा जो पोर्शन फंसाता है हिंदी के अंदर, वो फंसाता है शब्द भंडार वाला, ठीक है, शब्द भंडार वाला। आज से ही मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि आप 5-5 का टारगेट लीजिए कि मुझे आज एक दिन में 5 पर्यायवाची करने, 5 विलोम शब्द, 5 मुहावरे, 5 लोकोक्ति, 5 वर्तनी। इस तरीके का आप लोग जितना भी शब्द भंडार के अंदर सिलेबस है, 5-5 का आप लोग टारगेट लेके चलिए और हर दिन लगभग 1 घंटा हिंदी को जरूर दीजिए। अगर आज से और जब तक आपके पेपर नहीं होते, चाहे आपको कितनी आती है हिंदी, आपको ज्यादा आती है कम आती है, लेकिन 1 घंटा आप लोग ईमानदारी से हिंदी को दीजिए। डेफिनेटली जो स्कोर होगा वो 90+ होगा, ठीक है। और रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कि रीजनिंग को जो बिगनर हैं वो आर के झा और यूट्यूब का सहारा या किसी कोर्स का सहारा, ऑफलाइन ऑनलाइन जो कोचिंग कर सकते हैं, जो आपकी कमजोरी है उसको आप लोग अपनी ताकत बनाने का काम करिए। चलिए, तो मिनिमम जो स्कोर है, ठीक है, जो आपने टारगेट रखना है हिंदी में 90+ का आप टारगेट सोचिए। और रीजनिंग में जो आम थोड़ा सा कमजोर बच्चा है, जिसको लगता है कि रीजनिंग मेरे को टफ लगती है, तो कम से कम 35 से 40 का टारगेट वो रखिए। और जिसको लगता है कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो 48+, ठीक है, 48+ 50/50 का टारगेट वो बालक रखिए। अब देखिए, अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का भैया देखो, जीएस सबसे, अगर स्टूडेंट के लिए सागर में फंसाने का जो काम करता है ना, और जो सागर जैसा सिलेबस है वो जीएस का ही है। अब यहाँ पर बच्चा समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है, आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो जाती है छात्र के लिए, ठीक है। क्या पढ़े क्या छोड़े, सबसे बड़ी चुनौती यही है, किस बुक का हम सहारा ले। तो देखिए भैया, जितना भी है, ठीक है, देखो आना यहाँ से 75 नंबर का है, 150 नंबर का तो ऊपर हो गया निपटारा, ठीक है। आना यहाँ से 75 नंबर का है और इसको मिला के हो जाते हैं 225 नंबर, ठीक है, 225 नंबर हो जाते हैं टोटल। और 75 नंबर अभी आपके पास मैथ के बचे हैं, उनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा खूब लंबा चौड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं भी मैथ बैकग्राउंड का छात्र हूं और किस तरीके से आपको करनी है मैथ की तैयारी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन जीएस के लिए अभी करें तो करें क्या, ठीक है। तो देखिए भाई, जीएस के लिए जितना कम कंटेंट हो सकता है ना उसको उठाइए आप लोग, ठीक है। अब देखो, जीएस का पेपर कौन करा रहा है, यूकेपीएससी करा रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगी, पेचीदा लगेगी कि यह आदमी क्या कह रहा है। देखो, एक तो यूकेपीएससी जो है वो करंट के ऊपर तैयारी कर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। अब देखो, करंट है, अब सेक्शन कितने बंट रहे हैं और क्वेश्चन कितने हैं, सबसे पहले ये देखिए। अब इस 75 में से आप सबसे पहले उसको साइड करिए, किसको, उत्तराखंड को, 20 से 25%, ठीक है। जहां तक मेरा अनुमान है, इसको आप क्लियर मानिए कि 20 से 25% आपको उत्तराखंड से मिलने वाले हैं, ठीक है। अब 20 से 25% जब आपको उत्तराखंड से मिलने वाले हैं, तो आप लोग लगाइए कि इस उत्तराखंड को तो आप भाई, आपकी जवानी बीत गई उत्तराखंड पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आप कोई 25 का रहा होगा, 30 का हो गया, ठीक है, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, 25 साल से तैयारी करनी स्टार्ट की थी और 30 का हो गया यूके एसएससी पीएससी के अंदर, ठीक है। तब से कर ही रहे हैं तैयारी, ठीक है, कुछ एग्जाम निकले हैं कुछ नहीं निकले, तो वो अलग चीज है।
अब देखिए यहाँ पर आप देखिए यूके उत्तराखंड को पढ़ते पढ़ते आपके 5 साल हो गए। अब देखिए 5 साल जो हैं वो हो गए हैं या 3-4 साल हो गए या जो नए भी हैं, ठीक है। नए के लिए तो मैं यही बोलूंगा भाई कि जो बीएस नेगी है ना वो काफी है, ठीक है। बीएस नेगी पढ़ लो, परीक्षा वाणी की भाषा पेचीदा लगती है, छोड़ो, ठीक है। लेकिन जो पढ़ते आए हैं उनको ज्यादा यहाँ पर सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपना करंट देखते रहिए, बात खत्म, ठीक है। अब 20-25 में से जो अब अगला मामला बचता है 50 से 55 नंबर का, वो बचता है इन सब्जेक्ट का। उसमें आपका हिस्ट्री भी है, उसमें आपका ज्योग्राफी भी है, ठीक है, उसमें आपका इकोनॉमी भी है, उसमें आपका कंप्यूटर भी है, उसमें साइंस नहीं आनी इसमें, ठीक है, साइंस तो हटा दी, ठीक है। और उसमें आपका क्या क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटी भी है, ठीक है। पॉलिटी के अलावा कंप्यूटर भी है और कंप्यूटर के अलावा करंट अफेयर भी है, यानी कि तीनों तीन छह, ठीक है। यानी कि अगर हम छह से अगर छह छह प्रश्न हर जगह से, 6-7 प्रश्न हर जगह से डालता है तो 7-8% आपको, जैसे 8 प्रश्न आपको रीजनिंग हिस्ट्री से मिल गए, 8 ज्योग्राफी से, ठीक है, 8 इकोनॉमी से, 8 पॉलिटी से, 8 वैसे 7-8 प्रश्न या 5 ही प्रश्न आप कंप्यूटर से, और सबसे 8-10 प्रश्न, ठीक है, 8-10 प्रश्न तक तो आपको करंट से मिलने हैं, क्योंकि यूके पीएससी को बहुत ही मोहब्बत है भैया करंट अफेयर से। अब देखो, अब आप लोग, आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें एक करंट पे आप फोकस करिए बस, ठीक है, करंट पे फोकस करिए। अब जैसे ये नया नया साल है ना, तो जनवरी है, तो जनवरी 2024 से, ठीक है, रेगुलरली आप मंथली देखिए, वीकली देखिए, मंथली हो गया या वीकली देखिए आप लोग करंट अफेयर, या डेली जो आपसे संभव हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि मंथली देखिए या वीकली देखिए या पाक्षिक देखिए आप लोग, ठीक है। तो जो आप लोगों को लगता है कि जैसे कुमार गौरव सर हैं, वो बहुत बढ़िया करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो आप उनके नोट्स मंथली के नोट्स तैयार करिए, ठीक है। फिर अगले महीने फरवरी करिए, तो आपका पेपर हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है 8-9 महीने तो इस पेपर को होते होते लगेंगे, या 6-7, 6 से तो पहले तो आप मानो मत, ठीक है। फिजिकल भी होना है, फिजिकल के बाद और प्रोसेस है, ठीक है, फिर पेपर की डेट आएगी, क्या होता है कैसा होता है, पर 7-8 महीने आप लोग मान के चलिए कि इतना टाइम इसमें लगना है। तो 7-8 महीने का आपका करंट तैयार हो जाएगा इस जनवरी से तब तक का, ठीक है, और 10 नंबर आपके पक्के। अब जैसे आपकी बात आती है कंप्यूटर के, अब देखिए कंप्यूटर यहाँ पे छोटा मामला नहीं है, तो कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है, 8 नंबर बहुत होते हैं, परीक्षा मंथन की, ठीक है, परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक आती है और बहुत सटीक बुक है, उसमें थ्योरी भी है, एमसीक्यूज भी है, क्योंकि 7-8 प्रश्न आने हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया रहते हैं, जैसे करंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन पे कोई टारगेट नहीं करता है। अब बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी की। अब भैया करें क्या, ठीक है, अब करें क्या, अब देखो जितना पढ़ रखा है, ठीक है, बिगनर हैं, अब क्या करें। तो अब लूसेंट तो है ही, लूसेंट जीएस तो है ही, लेकिन लूसेंट जीएस के अलावा जो दूसरी बुक जो मुझे बढ़िया लगी, जो मुझे लगता है कि जिसकी भाषा ज्यादा पेचीदा नहीं है, वो है आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। इस बुक को आप टारगेट करिए, ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह। अब एक साइड से इस बुक को आप जरूर देखिए, ठीक है, और दूसरा आप देखिए लूसेंट एमसीक्यू, ठीक है, लूसेंट एमसीक्यू। आपने एनसीईआरटी सार संग्रह देखी, आपने लूसेंट एमसीक्यू देखी, दो बुक का आप मैं जरूर पढ़ूंगा। अब आप कहेंगे लूसेंट जीएस नहीं बताया, यहाँ पे लूसेंट एमसीक्यू। मैं ये बार बार कहूंगा कि जो लूसेंट जीएस है उसकी भाषा थोड़ा पेचीदा है, उसे समझने में थोड़ा छात्र को समय लगता है, और जो बिगनर है ना, वो तो सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से आगे ही नहीं बढ़ पाता है, उसको लगता है यार कि क्या है ये, क्या बुक है ये, कैसे पढ़ूं मैं इसको। लेकिन एनसीईआरटी सार संग्रह में उसको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। फिर जैसे एनसीईआरटी सार संग्रह से 1-2 चैप्टर पढ़ ले, फिर उसका लूसेंट एमसीक्यू लगाए। अब ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर उसके अलावा आप लोगों के पास क्या काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने यूकेपीएससी ने 10 या 12 साल में जितना आप कर सकते हैं, जितने पेपर पूछे हैं, उनके आप लोग एमसीक्यू देखिए, क्योंकि रिपीटेशन का फॉर्मूला जो है ना जीएस के अंदर यूकेपीएससी का, वो लगा रहता है। उसके अलावा आप पे अगर समय बचता है, ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, समय बचता है और बहुत बड़ा एग्जाम है भाई, ठीक है, समय बचता क्या है, आपको करना ही होगा, ठीक है, करना ही होगा घटना चक्र की, ठीक है, घटना चक्र की जो किताबें हैं आती है, जैसे आती है उनकी पॉलिटी की है, कोई क्वेश्चन बने रहते हैं, जितना 1992 से लेकर या अब तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए आईएसपी या आपका यूपीएससी या फिर बिहार पीसीएस ने पूछा है, तो
उन बुक को, इन बेसिक को करने के बाद, ठीक है, पहले आप एनसीईआरटी सार संग्रह, लूसेंट एमसीक्यू के बाद आप लोग घटना चक्र की उन किताबों के 3-4 किताबें आती हैं वो, ठीक है, उन किताबों की तरफ जाइए। ठीक है, जब आपके पास समय है, जब आपका ये कंप्लीट हो गया तब आप जाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस जो करने की जरूरत है वो वहां पर है भैया। ठीक है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। तो ये पूरा का पूरा जो है ये मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट बताई। अब देखिए आप लोग, अब सिलेबस में क्या क्या है। सबसे बड़ी बात तो सिंधु घाटी, देखो पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा स्टार्ट करना है आपने सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिलेबस का प्रिंट आउट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। जहां आप, जो आपका सिलेबस है उसका आप प्रिंट आउट रखिए और जो जो आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उसको आप देखते रहिए। उसके बाद वैदिक सभ्यता, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जैन धर्म, मौर्य काल, ठीक है, बौद्ध धर्म, ये सब आना ही आना है। उत्तर मौर्य काल, इसके अंदर सारी चीजें आप लोगों की, इसको आप पढ़ सकते हैं। गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, ठीक है, अरब व तुर्की आक्रमण, ये सब हैं इसमें। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो गया, इसमें आपकी दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, उसके अलावा आपका बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, आपका मुगल काल। तो इन टॉपिकों को भी थोड़ा थोड़ा आप लोग खत्म करने का जितना जल्दी हो सके, जीएस को देखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरिट का जो हिसाब किताब रहेगा यहां से भी रहेगा ही। ठीक है, परंतु जो फोकस करना है वो मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी पे करना है। आधुनिक काल, सेम सा सिलेबस है। ठीक है, कोई उसमें हेर फेर नहीं, जो पूछता ही हुआ। यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग सब पढ़ लेना। ठीक है, ये सब है। लेकिन जो नई चीज इस बार है, जो यूकेपीएससी नहीं पूछता था, वो है विश्व का इतिहास। ठीक है, तो जो विश्व का इतिहास जो यूके ट्रिपल एस ही पूछता था, तो लगभग लगभग वही आपका सेम सा सिलेबस है यहाँ पर विश्व इतिहास का। तो इसका भी आप लोग देखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद विश्व, भारत का, पहले भारत का ही भूगोल पूछता था, इस बार इसने क्या कर दिया है, विश्व का भूगोल भी पूछ लिया है। ठीक है, अब देखो ये जो दिया है ना, ये सिलेबस क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि तुम यहाँ लगे रहो। ठीक है, इनमें आप लोग इसका, अब देखो विजय जो पानी है ना, विजय इसी जीएस पे पाने के लिए कह रहा है। ठीक है, जो ट्रिकी जो ये पेपर बन रहा है, जो ये सब कुछ आसान है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जो एक तरीके का आपके लिए चक्रव्यूह क्रिएट किया जा रहा है, ये चक्रव्यूह जीएस का ही है। अब जीएस का इस चक्रव्यूह से तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप कैसे कम टाइम में इस विशाल समुद्र जैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं, कैसे आप उन क्वेश्चनों को टारगेट कर सकते हैं जो लगता है आपको ये पेपर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए राजनीति विज्ञान है आपका, भारतीय राज व्यवस्था, मौलिक अधिकारों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो सारा यही सिलेबस है जो आपका चलता आया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानव अधिकार। ठीक है, अर्थशास्त्र का वही है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ तो चेंज लग रहा है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही सिलेबस है, लेकिन थोड़ा बहुत 2-4 टॉपिक इन्होंने ऊपर नीचे किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इसका पीडीएफ निकाल के आप, या प्रिंट आउट निकाल के आप अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, अब जो है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए, ये उत्तराखंड आया है यहाँ पर। ठीक है, मैंने बताया जैसे कि 20 से 25 नंबर का आएगा ये। तो इसके लिए भैया सबसे उपयुक्त जो किताब अभी मार्केट में है वो है बीएस नेगी, जो शायद 4था एडिशन उसका आ रखा है। मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ किताब का, बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर लें। उसके बाद कंप्यूटर के लिए मैंने परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक आप लोगों को बता दी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास होगी, जिसके पास नहीं है वो लेके आई। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है गणितीय क्षमता की। ठीक है, अब देखिए गणित जो है आपकी हाई स्कूल स्तर की मैथ है। ठीक है, अब जो छात्र, देखिए मोस्टली छात्र 10 तक मैथ पढ़ता ही है। ठीक है, जिसने 12 तक पढ़ी होगी उसको थोड़ा और वो एडवांटेज मिलेगा, जिसने बीएससी तक पढ़ी हो और मिलेगा, जिसने एमएससी तक पढ़ी है उसको और मिलेगा, यही होता है। ठीक है, अब देखिए लेकिन अब है क्या, ठीक है, अब मोस्टली जो 10th तक जो तैयारी में होंगे, 10th तक सभी ने मैथ्स पढ़ी होगी। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना सभी को आता होगा। अब देखिए मैथ क्या है ना भाई, देख मैथ का, मैं भी मैथ का ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और जो मैं आपको बताऊंगा मैथ के अंदर कि सबसे उपयुक्त किताब जो मुझे लगता है
जो मैथ के लिए होगी वो होगी आपकी RS अग्रवाल। ठीक है, RS अग्रवाल। काफ़ी लंबा समय मैंने SSC की तैयारी को भी दिया है, 14-15 का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें मैंने SSC की तैयारी की, तो इसी बुक से हम पढ़ा करते थे। ठीक है, तो ये किताब बहुत पॉपुलर मानी जाती है और हमारे एक गुरुजी थे, अब तो मुझे नाम भी ध्यान नहीं उनका, यूपी कानपुर के अंदर। ठीक है, तो बहुत 85-86 मतलब 80 के ऊपर ही उनकी एज रही होगी जब वो हमें पढ़ाते थे, 80 साल के आदमी। ठीक है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद दुबे करके ऐसे थे वो कुछ। तो वो एक ही एडवाइस देते थे कि मैथ को बेटा ऐसा है कि मैथ होती है सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप थ्योरी को पहले समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको ये लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य आपको ये पढ़ना है। वैसे शायद ये दोनों आपके गलत टाइप हुए हैं, वर्त्य वर्त्य दोनों नहीं आएगा दोनों में। ठीक है, जो भी है, जहां तक एक में वर्तक आएगा और एक में आपका वर्त्य आएगा। ठीक है, ये इसमें आएगा जो वर्त्य और वर्तक का, इसमें थोड़ा सा ये है मिस्टेक है। तो वो कहते थे कि आपका जो है, आपको प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी मैथ्स के अंदर। ठीक है, आपको कोई गाड़ी भी दिखती है ना चलते हुए, तो उसके भी जो 4 डिजिट है, तो उनके आप अभी से, जो नहीं भी है मैथ बैकग्राउंड के, तो उनका गुणा भाग जोड़ घटाना, ठीक है, जो आप कर सकते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपकी मैथ में क्या स्ट्रांग होनी चाहिए? कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपको बेसिक्स अपने स्ट्रांग करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे संख्या पद्धति वाला चैप्टर भले हट रखा है, लेकिन उसको आप देखिए पहले कि संख्या नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, इसमें डाल ही नहीं रखा हूं, सिलेबस में है नहीं नंबर सिस्टम, लेकिन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गुणा भाग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बुक का मैंने आपको बता दिया है कि RS अग्रवाल इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। और थ्योरी फॉर्मूले आप कहां से देख सकते हैं? आपके पास यूट्यूब जिंदाबाद है। ठीक है, यूट्यूब है, और बहुत जल्दी मैं भी इसका एक कोर्स बनाऊंगा पूरा। ठीक है, डाला है मैंने आपका। ठीक है, अगर आपको, देखिए मैं ये कहता हूं कि पहले काम ऐसे हो जाए, और मुझे कोई अपना कोर्स, अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है इस तरीके से। आप, अगर आपको लगता है कि हमें कोर्स की जरूरत है, हमें चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से देखने की जरूरत है, तो आप मैथ रीजनिंग के लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। 7618172369 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया कि RS अग्रवाल की बुक आप सभी पे होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कम से कम, ठीक है, जिसको मैथ आती भी है अच्छी बात है, नहीं भी आती है अच्छी बात है। ठीक है, कम से कम मैथ को 2 घंटे अपने डेली के देना शुरू कर दीजिए, तभी जाके आपकी दाल गलने वाली है। मैथ में भैया 75 में से 75 भी आ सकते हैं, और मैथ में ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 12 नंबर पर ही आपकी गाड़ी सिमट जाए। तो इस तरीके की चीजें ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको, ये कुछ टॉपिक नहीं है, बल्कि देखिए सारे के सारे जो ये टॉपिक है ना, ये सारे के सारे RS अग्रवाल से डिक्टो उठाए गए हैं। ठीक है, और दूसरा, जितने जितने आपके जितने पेपर में अभी तक मैथ पूछी गई है, ठीक है, उन टॉपिक को आप लोग देखिए। एक बार हम लोग इन टॉपिकों को देख लेते हैं। लघुत्तम LCM SCF आपसे पूछा गया है, घातांक एवं करणी, द्विघात समीकरण, उसके अलावा संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, घड़ी यहाँ पर पूछा गया, रीजनिंग का टॉपिक भी है और यहाँ का भी है, औसत है, अनुपात समानुपात है, समय दूरी है, आयु से संबंधित प्रश्न है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल एवं टंकी, नाव, धारा। ठीक है, 10वीं में भी आता था ये प्रश्न, मिश्रण एवं पृथक्करण, समय, कार्य, ऊंचाई और दूरी, ये आपसे पूछा गया। त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, आयतन, घन, घना, बेलन, गोला। ठीक है, प्रायिकता, माध्यिका, माध्य और बहुलक, 10 नंबर 5-6 नंबर का क्वेश्चन भी आता था शायद बोर्ड में इससे। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। तो इन चीजों को आप देखिए, और देखो किसी भी एग्जाम में अब आप अपनी, ठीक है, अपनी एक कट ऑफ, अपना एक टारगेट लेके चलिए कि देखिए जिस तरीके से जिस तरीके का कंपटीशन है आज की डेट में, तो हर इसमें, हर पेपर में जो कट ऑफ जा रही है ना, तो सेव रहना है। अगर आपको सेव, तो आपको कितना है, 75% चाहिए।
ठीक है। तो इस एग्जाम की कट ऑफ अभी क्यों ना निकाल लें कि हमारे लिए प्रॉपर है क्या है 75%, ठीक है। तो 75% 300 का आप 75% निकालिए, ठीक है। 300 का 75% कितना होता है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी और 75 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 तियां 15, 7 तियां 21, ठीक है। 5 तियां 15, ठीक है। 7 तियां 21, 21 और 1 22, ठीक है। 21 और 1 22, 225 नंबर, ठीक है। 225, अब 225 भी नहीं, अगर आप यहां पर भी अपने को सेव नहीं मान रहे हो, 10 नंबर और करिए, ठीक है। 10 क्या, 15 नंबर और करिए, ठीक है। और अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे कुछ भी करके क्या करना है, 240 से ऊपर जाना है, ठीक है। 240 नंबर्स का अपने आप को टारगेट दीजिए कि मुझे इससे क्या करना है, ऊपर करना है। अब जो ये 240 नंबर का जो ये टारगेट है ना, ये कब किस कंडीशन में पूरा होगा, ये उस कंडीशन में पूरा होगा जब हर हाल में हिंदी में 85 होंगे, ठीक है। रीजनिंग में आपके कम 40 होंगे, 40 प्लस होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या बचता है, मैथ वाला पोर्शन बचता है, मैथ वाले में अपने को टारगेट दीजिए 60 होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका बचता है जीएस वाला कि जीएस में भी मेरे 60 होंगे। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 5, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 6 18, ठीक है। 18 और 6 24, यानी 245 नंबर। तो ये लगभग ये कब होगा, जब हिंदी में 85, ठीक है, रीजनिंग में 40, ठीक है, आपका मैथ में 60, ठीक है, और आपका जीएस में 60, तब जाके ये आंकड़ा जो है ये क्लियर हो सकता है, ये टारगेट आपका क्लियर हो जाएगा और आप अपनी मंजिल को पा लेंगे, ठीक है। तो इन चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैथ की जो क्लासेस होंगी वो मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, और जो मैंने आपको अपना नंबर बताया है तो उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।